नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। बड़ी खबर कैमूर से है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए के जेवर की लूट हुई है। बाइक की डिग्गी से लुटेरे जेवर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि भभुआ के एकता चौक पर रात करीब 9 बजे स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर घर निकले थे। इसी दौरान लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। स्वर्ण व्यवसायी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि सीसीटीवी में बाइक सवार की तस्वीर कैद हो गई है। घटना की सूचना पर भभुआ एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। परसा विधायक और जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान मंच टूट गया। मंच टूटने की यह घटना सोनपुर की बताई जा रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि समर्थक जेडीयू प्रत्याशी को मंच पर माला पहनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी दौरान मंच अचानक टूट गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मंच टूटने की यह घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिस कारण मंच अचानक टूट गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से माला पहनाने के दौरान मंच टूटा और इस पर तमाम कार्यकर्ता क्षमता से ज्यादा पहुंच गए थे। चंद्रिका राय का यह सभा और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। मंच से गिरे हैं परसा विधायक। कई लोगों के चोट लगने की सूचना है और ये तस्वीरें भयावह है। 14 अक्टूबर को सभा हुई थी और इसके बाद ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। सोनपुर में इस सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर माला पहनाने के दौरान यह हादसा हुआ। बनाने का काम तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच से गिरे हैं परसा विधायक चंद्रिका राय और सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। माला पहनाने के दौरान कार्यकर्ताओं के हुजूम यहाँ पर जमा हो गया और क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए, जिसके बाद मंच भरभरा कर टूट गया और इसमें कई नेताओं को हल्की फुल्की चोट भी आई है। ये खबर आ रही है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। 14 अक्टूबर को ये जनसभा की गई थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मंच पर चंद्रिका राय थे और इसी दौरान माला पहनाने के दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो मंच पर चढ़ गए। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षमता था मंच से, उससे ज़्यादा लोग वहां पर मंच पर चढ़ गए, जिसके बाद यह हादसा हो गया। मंच पर भरा कर नीचे गिरा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 14 अक्टूबर को सभा के दौरान ये मंच गिरा था, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई थी। बनाने का काम बनाने का काम। और बड़ी खबर के लिए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। शुक्रिया कल्याण। और जो बड़ी खबर है इस वक्त की हम आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री की जो रैली है और जिसकी रूपरेखा है और अभी तक की जो टाइमिंग है वो अब सामने आ गई है। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में 12 रैलियां करेंगे। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की 12 रैली होगी। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली है। इसके अलावा 23 अक्टूबर के बारे में हम आपको बताएं कि सासाराम, गया और भागलपुर में रैली करेंगे। उसके बाद तारीख आएगी 28 अक्टूबर की, उसके बाद 1 नवंबर को। तो इस तरीके से 3 नवंबर को भी पश्चिम चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज प्रधानमंत्री रैली करेंगे। इसके बाद सभी रैलियों के बारे में जो जानकारियां मिली हैं उसमें 12 आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। साकेत है हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। साकेत, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो 12 रैलियां प्रधानमंत्री करने वाले हैं, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी तक देखना सही नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि ये एनडीए की रैली है और नीतीश कुमार भी इसमें मौजूद होंगे। देखिए, बिल्कुल विवेक, जो देवेंद्र फडणवीस ने आज साफ कर दिया है कि जो भी नरेंद्र मोदी की 12 जगहों पर जो रैलियां होंगी, उन सभी रैलियों में एनडीए के सभी दल होंगे। नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर होंगे। ज्यादातर रैलियों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिखेंगे, लेकिन कई जगहों पर अगर व्यस्तता होगी मुख्यमंत्री की तो शायद वो न रहे, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता उनके साथ होंगे, साथ ही हम और वीआईपी के भी नेता होंगे। तो साफ है कि मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश होगी कि पूरी एनडीए एकजुट होकर, एक साथ होकर रैलियां करेंगी। आप देखिए, जो लगातार ये बातें चल रही थी कब से नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में अपना कह सकते हैं आने वाले हैं, किस तरह से उनकी रैलियां होंगी, ये तमाम बातें जो चल रही थी, उस पर आप साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी जल्द बिहार चुनाव में उतरने वाले हैं। उन्होंने इसके लिए जो तारीख है उसे भी उसकी भी घोषणा कर दी गई है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। 23 को पहली रैली नरेंद्र मोदी की होगी सासाराम, गया और भागलपुर में, दूसरी 28 को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना, तीसरा 1 नवंबर को ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर में पीएम और छपरा में करेंगे रैली, 3 को सहरसा, फारबिसगंज और अररिया में रैली होगी। तो साफ है, और इसके बाद जो अगले चरण की जो कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, उसे भी पार्टी जारी करेगा। बिल्कुल जी। और चलिए एक बार फिर हम स्टूडियो का रुख करते हैं। शुक्रिया विवेक। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने में लगे हैं और उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। चुनाव की इस गहमा गहमी में ऐसे कई खुशकिस्मत उम्मीदवार होते हैं जिन्हें पसंद की सीट मिल जाती है, तो कई ऐसे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता है और वो काफी भावुक तो कभी बागी होकर अपने पार्टी को चुनौती देते दिखते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बेतिया में, जहां बीजेपी नेत्री रेणु देवी का सब्र उस समय टूट गया जब बीजेपी ने रश्मि शर्मा को नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार घोषित किया। घोषणा के बाद रेणु देवी काफी भावुक हो गई और सबके बीच ही फूट फूट कर रोने लगी और खुद को बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता बताया। फैसले से आहत रेणु देवी ने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रेणु देवी संघर्ष करो, रेणु देवी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एगो गरीब घर के बेटी पतो वाली हमरा के निकाले के काम करेगा और हम रोजा लगन के बीच में रह के और सेवा करे के काम करे। रेणु देवी जिंदाबाद। जो अंग्रेजी शासन है यहाँ पे नरकटियागंज विधानसभा में, उसको मैं अपने समाज के बदौलत तोड़ने का काम करूंगी और भारतीय जनता पार्टी को यह सबक होगा कि अब छोटा वर्ग, बनिया बैस अब वह नहीं है कि वो अपना कोई भी पार्टी अपना जागीर समझेगा। तो वहीं बीजेपी से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहरसा से आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद किशोर कुमार मुन्ना ने पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने पार्टी से अपने सभी संबंध तोड़ने का भी ऐलान किया। लगे कि वो टिकट मांग रहा है, भाई टिकट आपको देना था किसी को तो एक बार पूछ लेते, या फिर आपने उसको दिया क्यों हैं? क्यों अस्पताल पहुंच गए संजीव जी? ये गंभीर विषय है, इसलिए मैंने आज ये पत्र दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात का संज्ञान जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी लेंगे, ये प्रधानमंत्री जी लेंगे और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन में हैं उन वो जरूर इस पर इसको संज्ञान में लेंगे।
उधर उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शील कुमार राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि टिकट के लिए उन्होंने एलजेपी को आवेदन दिया था, लेकिन बीजेपी ने बुलाकर उन्हें टिकट दे दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आज भी मैंने भाजपा में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, सच्चाई है ये। मैंने लोजपा में अपना बायोडाटा जमा किया और किसी दल में, सिर्फ लोजपा में मैंने बायोडाटा कि हम लोजपा नहीं सीखो। लेकिन मुझे बुला करके कहा गया कि भाई आपको बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है और उजियारपुर से। कांग्रेस का हाथ जिन्ना प्रेमी के साथ, ये इस वजह से क्योंकि कांग्रेस ने जाले से मशकुर अहमद उस्मानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मशकुर अहमद उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर पर खड़े हुए विवाद के बाद चर्चा में आए थे। मशकुर ने जिन्ना की तस्वीर उतारे जाने का विरोध किया था। फिर से कहता हूं कि जिन्ना की तस्वीर नहीं उतरी है और ये ऐसे नहीं उतर सकती, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। हम किसी के ये मियर कह देने से, मीडिया में कह देने से, या मीडिया के डिबेट होने से, या मीडिया के ट्रायल होने से किसी चीज को हटा नहीं सकते, किसी चीज को लगा नहीं सकते। आज आप एक चीज बोल रहे हटाने के लिए, कल को आप बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर लो, परसों बोलिए फला डिपार्टमेंट बंद कर दो, फला कॉलेज बंद कर दो, फला स्टूडेंट को हटा दो। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। यूनिवर्सिटी एक सेट नॉर्म से चलती है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास है। आप कुछ अध्यादेश दीजिए, कुछ सर्कुलर जारी कीजिए, उसके बाद उस पर पॉजिटिव सोचने को यूनिवर्सिटी तैयार है। मैं आज फिर से कहता हूं 2018 में मशकुर अहमद उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर अपना बयान दिया था, जिसे मैंने सुनाया है अभी। जाले से मशकुर रहमान उस्मानी को कांग्रेस का टिकट देने के बाद कांग्रेस के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। टिकट के दावेदार और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि जिन्नाबादी को जाले की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे जिसे जाले से टिकट दिया गया है, कहा जाता है कि जिन्ना के लेकर के महिमा मंडन भी किया था, कैसे देखते हैं इसे? भद्दा मजाक हुआ है। मिथिलांचल की धरती, जाले की धरती, गांधी को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी को मानने वाली पार्टी है और इस पार्टी से एक जिन्ना को मानने वाला आदमी को टिकट मिल जाए, भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है ये? मदन मोहन झा को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मदन मोहन झा ने किस बेसिस पे उस आदमी को टिकट दिया? जाले के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता किसी और को टिकट देते। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिन्ना के बारे में बोलता है, जिन्ना का फोटो लगाता है, ऐसे लोगों को टिकट करके झा जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है मिथिलांचल के। ऐसा क्या विरोध कि हम अपना कुर्ता फाड़ लेंगे, हम अपना इस्तीफा दे देंगे? ऐसा क्या विरोध था उनका मुझसे? जिन्ना को मानने वाला वो व्यक्ति है, जिन्ना के सोच वाला वो व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधा नहीं लगाने के बहाने खोज रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन, कारखाने, उद्योग, नौकरियों के बारे में ये बात नहीं करना चाहते। महंगाई के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अब तो ये साबित हो गया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि अब वो नौकरियाँ नहीं दे सकते। उन्होंने भाषण में ये बोला है कि हमने बड़ा पूरा प्रयास किया, लेकिन अब बिहार में नौकरियां नहीं हो सकती हैं। अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए कारखाने, उद्योग ये नहीं लग सकते, यानी नौकरियां नहीं दे सकते। इधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि तेजस्वी यादव में सीएम बनने की योग्यता नहीं है।
ऐसे लोगों की चर्चा ना करिए। 15 में गठबंधन में थे, एक नौकरी नहीं दे पाए। जिस डिपार्टमेंट में थे उनसे पहले पूछिए ना कि एक नौकरी दे पाए। ये लोग नौकरी लेने वाले हैं। बिहार से पलायन करने वाले 30 साल में इंटायर गरीबों को और युवाओं की जिंदगी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं। इस 30 साल का सबक जनता सिखाएगी। भागलपुर का सुल्तानगंज बाबा नगरी के रूप में जाना जाता है और श्रावण मास में यहाँ अजगैबीनाथ धाम मंदिर में पूजा के बाद लोग उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर पैदल ही लोग देवघर जाते हैं और बाबा धाम में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इन दिनों बाबा नगरी चुनावी रंग में रंगा है और प्रत्याशी शहर और गांव के गली गली में घूमकर अपने लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। मेरे प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं उसके लिए रोजगार चाहिए। सुल्तानगंज में अनुमंडल होना चाहिए। श्रावणी मेला राष्ट्रीय मेला का घोषणा होना चाहिए और स्वच्छता में जो है साफ सफाई में 2 नंबर पर है। और उसी तरह से मेरा पूरा विधानसभा जनता का मांग है और उसी तरह से समस्या जो है उसका सोल्व करने का। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उधर मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन के दौरान ओराई से सीपीआई एमएलए उम्मीदवार आफ्ताब आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब आलम पर ओराई थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में आफ्ताब फरार चल रहे थे। गुरुवार को जब वो नामांकन करने पहुंचे तो नामांकन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2013 में पटना में नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट में एनआईए ने भी आफ्ताब को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उस मामले में आफ्ताब बेल पर हैं। बता दें कि ओराई सीट से आरजेडी के डॉक्टर सुरेंद्र यादव विधायक हैं। उनका टिकट काटकर महागठबंधन ने माले को ये सीट दी है। गिरफ्तारी को आफ्ताब ने राजनीतिक साजिश बताया है। आलम नाम करके एक प्रत्याशी हैं जिनमें कटरा थाने का कोई मामला था। जानकारी हुआ कि वो वांटेड है वहाँ केस में और यहाँ नॉमिनेशन कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हम लोग आंदोलन किए थे, एक दीपक राय की हत्या कर दी गई थी, वहीं पर हम लोग बैठे थे, मुझे पता भी नहीं था। ये सब राजनीतिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। ये सब राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है। किस थाने में मामला? ये कटरा थाना का है। तो आफ्ताब आलम को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई जरूर दी है। एक आपराधिक मामले में वो फरार चल रहे थे आफ्ताब आलम, और जिसके बाद नामांकन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीपीआई एमएलए के उम्मीदवार हैं आफ्ताब आलम। उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपराधिक मामले में वो फरार चल रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।